तो आज की हमारी ये जो क्लास है, ये क्लास बेसिकली DSSB वेलफेयर ऑफिसर पर ये बेस्ड है। प्लीज म्यूट रहिए आप सभी लोग प्लीज। और सोशल वेलफेयर ऑफिसर की जो वैकेंसी निकाली गई है DSSB में 80 सीटों पर इसकी वैकेंसी है। और आपको बता दूं कि इसका जो फॉर्म भरा जा रहा है DSSB का, वो 5 दिसंबर 2023 से भरा जाएगा। प्लीज एक बार म्यूट हो जाया करें, है ना, म्यूट रहे भाई। सिराज सर आप भी अनम्यूट रहते हो, म्यूट रहा करें। तो DSSB में 5/12/2023 से ये फॉर्म जो है भरा जाना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट जो इसकी डेट होगी वो 3 जनवरी को होगी, 3 जनवरी 2024 का होगा। आपको बता दूं कि इसके सिलेबस मैंने आप लोगों को अभी प्रोवाइड करा दिया है आपके ग्रुप में, ठीक है, वो मिल गया है जो ESI का ग्रुप है। और साथ ही साथ इसमें 80 सीटों पे वैकेंसी है। आपका एक वेलफेयर ऑफिसर में अगर हम बात करें तो ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आया हुआ है, ठीक है। कुछ वैकेंसी जो एक में 40 आई है, एक में 37 आई है, ठीक है, और 3 जो है PWD के आधार पर रखी गई है। तो इसलिए कुल टोटल हो जाती है 80 सीटें, ठीक है। जो भी नोटिफिकेशन वगैरह अगर आपको चाहिए इसमें तो आप बताएंगे तो मैं आप लोगों को जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। आज 2 तारीख है, 5 तारीख से भरा जाएगा, ठीक है। तो तारीख 5 तारीख से भरा जाएगा, अभी फॉर्म नहीं भरा जाएगा इसका। और मैं चाहता हूं गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मुझे लग रहा है 35 एज का लिमिट थोड़ा कम है ना, तो 35 के आसपास आई गेस। इसकी एज जो निर्धारित की गई है सर 30 ईयर्स किया गया, मैक्सिमम 30 वर्ष, मैक्सिमम 30 वर्ष। और मैं कहूंगा अच्छे से मेहनत करो। जो लोग अगर मान लो कैटेगरीज में आ रहे हैं, OBC में आ रहे हैं, है ना, उनको मिल जाएगा, SC ST को मिल जाएगा, ठीक है। एज को लेकर हम बात करें आरक्षण, तो अगर वो लोग हैं, अगर क्रॉस कर गए हैं तो उसका फायदा उठा सकते हैं। तो मैक्सिमम आयु जो है 30 वर्ष है, ठीक है। जो 30 वर्ष की आयु के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर कैटेगरीज में आ रहे हैं तो आप उस कैटेगरीज वाला देख लीजिए कितने साल का आरक्षण है, वो आरक्षण का भी फायदा आप उठा सकते हैं, ठीक है, इस वैकेंसी में। सर मैं एक पूछना चाह रहा था जी। सर, ये हम जैसे मेरा जो कास्ट है स्टेट में तो OBC में है, सेंट्रल में OBC में नहीं है। ओके, सेंट्रल में नहीं है, ओके। तो अगर सेंट्रल में आपका OBC वाला नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको वहां पर प्राथमिकता मिलेगी, है ना। मुझे नहीं लगता कि फिर प्राथमिकता आपको वहां पर मिलेगी, है ना। सेंट्रल का है या दिल्ली का है सर अपना? सेंट्रल तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ये दिल्ली गवर्नमेंट की वैकेंसी है, दिल्ली गवर्नमेंट की वैकेंसी है। OBC में कवर होते हैं तो हो सकता है। जी जी तो सर मेरा स्टेट का वैलिड रहेगा या उसको सेंट्रल का बनाना पड़ेगा? सेंट्रल का बनवाइए, सेंट्रल का बनवाइए, स्टेट का कोई काम का नहीं है ना, सेंट्रल का बनवाइए। जो दिल्ली के अगर आप निवासी हैं तो आपके लिए ठीक है। हाँ, तो राजस्थान के हैं तो फिर बेनिफिट नहीं है, फिर तो आप बनवाइए सेंट्रल का, प्लीज बनवाएं, है ना, जरूरी है आपके लिए। चलिए अब मेरी एक और बात सुनिए यहाँ पे। जी सर एक बात है सर, जी मैं मतलब कि सर अनम्यूट में रहता नहीं जी, रहता हूं सर। आप मेरे को बोले कि सर मेरा म्यूट नहीं रहता। कोई बात नहीं सिराज जी हो सकता मैंने आपको देखा कि आप म्यूट थे, अनम्यूट थे, है ना, हट कर गया क्या आपको? नहीं एक्चुअली नहीं सर, एक्चुअली मैं बहुत मेरी अरे नहीं, तो मुझे भी आपको बड़ी उम्मीद रहती है कि आप क्लास के बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं मेरे, है ना, ठीक है। और किसी बात को आप मत लीजिएगा अपने मन पे, है ना, दिल पे, ठीक है, चलता रहता है सब, ठीक है। इसलिए इन्फॉर्म कर दिया ना कि मैं ऐसे आप बोले ना तो मैं बोला कि नहीं। हाँ नहीं, मुझे लगा कि आप सिराज जी हो तो मैंने कहा कि बड़े एक्टिव पर्सन हो आप, और आप अनम्यूट है, मुझे लगा तो मैंने इसलिए बोला कि आप सिराज जी आप अनम्यूट हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं सिराज, ठीक है, पढ़ाई पे फोकस करते हैं, आ जाइए। तो मेरा कहने का जो तात्पर्य है यहाँ पे, DSSB और ESI का एग्जाम तो आपको पता है 10 तारीख को ही है, 10 दिसंबर को है, और कल या तो आज में इसका जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा, है ना। UGC नेट का 13 तारीख को है।
आज का हमारा जो सिलेबस है मैं आपको बता दूं, एक देखिए समाजशास्त्र है, हम समाजशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, उसके अर्थ और परिभाषा, विषय क्षेत्र क्या है। फिर समाजशास्त्र के उद्भव में अगर हम बात करें, औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति का प्रभाव क्या रहा है, समाजशास्त्र में सामाजिक विज्ञानों से संबंध क्या रहा है, समाजशास्त्र में अध्ययन पद्धतियां कौन कौन सी हैं, इन पर हम थोड़ा सा विचार आज करेंगे। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो हम पढ़ेंगे समाज कार्य। समाज कार्य की उसकी अवधारणाएं क्या है, उसके प्रमुख उद्देश्य क्या है, कितने प्रकार के हैं समाज कार्य की अवधारणाएं, उसके अंतर्गत कौन कौन सी हैं, फिर उसके कंपोनेंट कौन से हैं, घटक यानी उसके क्षेत्र कौन से हैं, समाज कार्य की उसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं, समाज कार्य के उसके इंपॉर्टेंस यानी उसके महत्व क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। देन उसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अपराध के बारे में। अपराध की जो विचारधाराएं हैं उसके बारे में देखेंगे, उसके डेफिनेशन यानी परिभाषा, अर्थ और उसके इंपॉर्टेंस को, साथ ही साथ उसके कितने चरण होते हैं अपराध के, उसकी विशेषताएं क्या हैं, मुख्य कारण क्या हो सकता है और अपराध की उत्पत्ति क्या हो सकती है। ये हमारा जो है ये एक पीडीएफ जो बनाया है मैंने, केवल एक पॉइंट बनाया है पहले यूनिट्स को लेकर, है ना, और सिलेबस मैंने बना रखा है वो आप लोगों को मिल भी गया होगा, है ना। तो ये सिलेबस के आधार पर आप लोगों की क्लासेस चलेंगी, क्लासेस ऊपर नीचे नहीं चलेंगी, जो भी चलेंगी सिलेबस के आधार पे क्रम में चलेंगी, और इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर जो है मिल जाएगी। पीडीएफ टेलीग्राम पर आपके पास जो है पीडीएफ रहेगी सीक्वेंस में, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब हमारा टॉपिक सबसे पहले है समाजशास्त्र। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को मालूम भी है समाजशास्त्र होता क्या है। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं आपसे बात करूं, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है, सिंपल सी बात है, मानव समाज का अध्ययन करता है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहां पर 200 प्रश्न आने वाले हैं DSSB में, तो मैं बताऊंगा उन चीजों को भी जो IMP के रूप में होगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पेपर भी देख लिया है DSSB का, 3 बार हुआ है, ठीक है। जो लास्ट टाइम में हुआ है वो बेसिकली वेलफेयर का था, ठीक है, सोशल वेलफेयर ऑफिसर की थी। 200 क्वेश्चन मैंने वो देखा है, आप लोगों को वो पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन के भी, ताकि आप लोग क्वेश्चन भी एक बार ओरली तरीके से नजर दौड़ा लीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन है। मैंने उसी आधार पर पीडीएफ भी बनाया है, ठीक है। तो ये मानव समाज का अध्ययन करता है और सामाजिक विज्ञान की वह शाखा होती है जो मानवीय सामाजिक संरचना गतिविधियों से संबंधित होती है, ठीक है। यहां आपको ये चीजें ध्यान रखना है कि समाज के कल्याण का जो अनुसरण करता है, जो ज्ञान की बात करता है, वो उस परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्र का नाम लिया जाता है। तो जब भी मानव समाज के विभिन्न स्वरूप की बात करेगा, जब भी संरचना की बात होगी, जब भी कोई क्रिया होगी, तो वो क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन होगा। तो समाजशास्त्र और समाज कार्य और अपराध शास्त्र में, तीनों में जब भी कोई अध्ययन की बात होती है तो वो क्रमबद्ध तरीके से होता है, प्लस में वैज्ञानिक विधि के माध्यम से होता है, वैज्ञानिक विधि के माध्यम से होता है। तो यहां एक प्रश्न बनता है, IMP के रूप में ये कीवर्ड को लिखिएगा आप लोग, जब भी सवाल पूछा जाएगा आप लोगों से, कहा जाता है कि समाज कार्य समाजशास्त्र समाज का एक विज्ञान है, तो निम्न में बताइए मानव समाज की जो विभिन्न स्वरूप है, जो संरचनाएं हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, वो किन तरीके से आप अध्ययन करेंगे, ऐसे लिख देगा और ऑप्शन में देगा आपको क्रमबद्ध तरीका, ठीक है, और साथ में डालेगा आपको कि वैज्ञानिक विधि भी, कौशल भी लिख देगा, प्रशिक्षण भी लिख देगा, शिक्षण प्रक्रिया भी लिख देगा, उपरोक्त सभी भी लिख देगा, कुछ भी लिख सकता है। लेकिन वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होती है, प्राथमिकता देने वाली, वो क्रमबद्ध होती है और वैज्ञानिक विधि होती है। तो प्लीज आप लोग इसे जरूर नोट करिएगा, क्रमबद्ध तरीके से इसका अध्ययन होता है। फिर कहता है जिसे मानव के विभिन्न स्वरूप हो गया, संरचना हो गया, प्रक्रिया के क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। एक चीज और ध्यान रखिए, यह भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इनके बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं, अगस्ट काम्टे के बारे में। अगस्ट काम्टे प्रथम विचारक है जिन्होंने व्यवस्थित विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र विज्ञान का निर्माण किया था 19वीं शताब्दी के दौरान। तो बताइए जरा एक बार कि समाजशास्त्र के विषय के बारे में निर्माण किसने किया है, बताइए। अगस्ट काम्टे, बिल्कुल सही जवाब। अगस्ट काम्टे बेसिकली अगर हम बात करें, ये फ्रांसिस के विद्वान हैं। कहां के विद्वान हैं, फ्रांसिस विद्वान है, फ्रांसिस विद्वान है, समाजशास्त्र के संस्थापक माने जाते हैं। बताइए समाजशास्त्र के संस्थापक कौन, अगस्ट काम्टे। समाजशास्त्र के जनक कौन, अगस्ट काम्टे। समाजशास्त्र के पिता कौन, अगस्ट काम्टे। हाँ, समाजशास्त्र के विषय का निर्माण किसने किया, अगस्ट काम्टे। तो ये क्वेश्चन बनेंगे आपके सामने, इसको आपको ध्यान रखना होगा। अब ध्यान से सुनिए, समाजशास्त्र में अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने एक सिद्धांत बताया था, कहा था कि प्रत्येक समाज में अधिकांश व्यक्तियों का मस्तिष्क लगभग समान रूप से चिंतन करता है। अब ध्यान सुनिए इनके विचारों को, मैं पॉइंट को यहां पे नोट करूंगा, आप उसको ध्यान सुनिए। सभी व्यक्तियों का, अधिकांश
अधिकांश व्यक्तियों का मस्तिष्क लगभग समान रूप से चिंतन करता है। समान रूप से चिंतन करता है, ये कीवर्ड है। जब ये सवाल आपके सामने मिले और सवाल में ये लिखा हो, प्रत्येक समाज में अधिकांश व्यक्तियों का मस्तिष्क लगभग समान रूप से चिंतन करता है, इसलिए इस निश्चित काल में समाज को चिंतन की किसी एक अवस्था के अंतर्गत रखा जा सकता है। निम्न में यह कथन किस विद्वान का है? तो मैंने कीवर्ड अकल बताया है, समान रूप से चिंतन करना। अगस्ट काम्टे। अगस्ट काम्टे, यह बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगस्ट काम्टे का कभी यह नहीं पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, यह सब नहीं पूछा जाता है, इसलिए आपको मैं कहूंगा कि ये चीजों पर आप ध्यान ना दें। समाजशास्त्र शब्द का पुनः आविष्कार करने वाला अगर कोई विद्वान था तो वो अगस्ट काम्टे ही थे। वैज्ञानिक पद्धति को समाजशास्त्र में किसने विकसित किया? वैज्ञानिक पद्धति को समाजशास्त्र में किसने विकसित किया? नाम बताइए। अगस्ट काम्टे। अगस्ट काम्टे। ये एक एक पॉइंट जो बता रहा हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कॉपी पेन जरूर लेके बैठिएगा, है ना। अगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र प्रकृति विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण शाखा मानी जाती है। उनका मानना है कि समाजशास्त्र के अध्ययन से समाज का विकास होगा। समाज का विकास होगा, इस बात को भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। फिर से रिपीट करूंगा, उनका कहना है कि समाजशास्त्र के अध्ययन से समाज का विकास होगा। समाजशास्त्र अगर आप अध्ययन करेंगे तो समाज का विकास होगा, ऐसा विचार रखते हैं अगस्ट काम्टे महोदय। ठीक है, अब देखिए, अब सवाल आपसे क्या पूछेगा। यहां आप लोगों के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस भी बीच बीच में देता रहूंगा। यहां मैं पीडीएफ ओपन कर लेता हूं ताकि और आसानी होगी आप लोगों को समझने में, है ना। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं एक क्वेश्चन करूं? चलिए एक क्वेश्चन करता हूं, फिर बताइए मेरे से आप सभी लोग। चलिए क्वेश्चन, साथ साथ क्वेश्चन भी करेंगे। सवाल आपके सामने, समाजशास्त्र का सामान्य ज्ञान किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? पॉइंट ए, अगस्ट काम्टे, ठीक है। दुर्खिम, बी दुर्खिम, सी डेविस, किंग्सले डेविस, डी पार्सन्स। जवाब बताइए, ऑप्शन कौन सा? अगस्त काम्टे। बिल्कुल। अगस्त काम्टे होगा। हाँ, मुझे क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा लग रहा था, इसका थोड़ा क्वेश्चन समझाओ। समाजशास्त्र का सामान्य ज्ञान किसे माना जाता है, मतलब थोड़ा समझ नहीं आया। बिल्कुल सर, बिल्कुल बीपी सर, सुनिए, मेरा कहने का मतलब है अगस्ट काम्टे समाजशास्त्र के जानकार, ध्यान सुनिए, अगस्ट काम्टे समाजशास्त्र के जानकार हैं, इस बात को ध्यान रखिए। इन्हें समाजशास्त्र का सामान्य सिद्धांत माना जाता है। अब बात को समझिए, किसको? अगस्ट काम्टे को समाजशास्त्र का सामान्य सिद्धांत माना जाता है। अगस्ट काम्टे को ही सामान्य सिद्धांत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर 1838 में, कब? 1838 में समाजशास्त्र शब्द का इन्होंने पुनः आविष्कार किया था। रीजन यही था कि उन्हें सामान्य ज्ञान कहा गया। या सामान्य ज्ञान किसे माना जाता है? तो कहने का तात्पर्य अगस्ट काम्टे रहे सर। और इन्होंने समाजशास्त्र का जब अध्ययन किया था तो वैज्ञानिक पद्धति विकसित की थी, इस वजह से ऐसा कहा जाता है। इस प्रश्न को मैं उम्मीद करता हूं शायद समझ गए होंगे सर आप, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, और भी चीजों के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी रखेंगे। देखिए, मैं बेसिकली आप लोगों को एक चीज और बता दूं, अगस्ट काम्टे बहुत महत्वपूर्ण विद्वान है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से मैंने शुरुआत किया है हर क्लास, और मैं आपको बताऊंगा कुछ किताबों के नाम, और यहां आपको वो चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना। ये चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई किताब इन महोदय की रही है तो आप ध्यान रखिएगा, इंट्रोडक्शन टू पॉजिटिव फिलॉसफी,
फिलोसफी। अगस्ट काम्टे महोदय, सन अगर हम जिक्र करते हैं इनके बारे में कि इनका वर्ष, ये किताब कब प्रकाशित हुई अगस्ट काम्टे महोदय की, तो यह वर्ष आप कब मुझे बताएंगे, जरा बताइए इसका वर्ष किसी को मालूम है? प्लीज, अगर किसी लोगों को पता है तो आप हमें बताएं, वरना मैं तो इसके बारे में आप लोगों से जिक्र करूंगा ही करूंगा। 1831 सर, by 1838 सर। 1853, 1853। चलिए, बहुत बढ़िया, आपके विचार तो आए। दूसरी बात, अगस्ट काम्टे महोदय जी की और भी किताबें रही हैं, और उन किताबों में अगर हम बात करें तो एक किताब था इनका, कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी, कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी। और ये किताब की अगर हम बात करें प्रकाशन के रूप में तो आई 1830 में, 1830 में। ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इनके बारे में, इस किताब के बारे में। बात करते हैं जनरल व्यू ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, जनरल व्यू ऑफ पॉजिटिविज्म, विजम, VISM, विजम, अगस्ट काम्टे, सन 1848, 1848। ये तीन किताबें केवल बताया हूं, तीनों के तीनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं। मैं चाहूंगा कि इसको आप ध्यान में रखें, भूलिएगा मत। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगली स्लाइड। आप देख सकते हैं अगस्ट काम्टे महोदय के बारे में फिर आगे कह रहा है कि समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 1938 में फ्रांस के महान दार्शनिक, देखिए ये 1938, मैंने अभी आपको 1838 के बारे में भी थोड़ा सा जिक्र किया था, ठीक है, 1938 में, क्योंकि पुनः इन्हें समाजशास्त्र के रूप में कहा भी गया है, तो दार्शनिक अगस्ट काम्टे ने किया था। हालांकि प्रक्रिया 1838 की ही आएगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1838। अगस्ट काम्टे के अनुसार समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाज की प्राकृतिक कारणों और प्राकृतिक नियमों की खोज किया था। समाज की जो नेचर है, जो प्राकृतिक कारण है, जो प्राकृतिक नियम है, उनकी खोज किया है। तो तीन बातें, समाज की प्रकृति पर बात, प्राकृतिक कारणों की बात, प्राकृतिक नियमों की बात का अगर कोई जानकार व्यक्ति है तो वो है अगस्ट काम्टे। समाजशास्त्र को एक नवीन विषय के रूप में अगर किसी को श्रेय जाता है, नया विषय के रूप में, नई पद्धति के रूप में, नए सिद्धांत के रूप में, तो वो अगस्ट काम्टे महोदय को जाता है। वो किसका नाम जाता है? अगस्ट काम्टे का नाम जाता है। तो मैं चाहूंगा कि वो भी चीजें आप जरूर ध्यान में रखें सोशियोलॉजी के अंतर्गत, समाजशास्त्र में। आगे बढ़, 1838 में सर नए विषय को सोशियोलॉजी का नाम दिया था। मैं यहां पे लिख देता हूं, आप और अच्छे समझ पाएंगे। इस स्लाइड पे एक लाइन में लिखूंगा, काम्टे ने ही 1838 में इसे, इसका मतलब हो गया समाजशास्त्र, ठीक है, नए विषय को सोशियोलॉजी नाम दिया था। कारण यही है कि अगस्ट काम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, समाजशास्त्र के जनक कहा जाता है। समाजशास्त्र के जनक ही नहीं कहते, बल्कि समाजशास्त्र नाम भी दिया इन्होंने, समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में स्थापित भी किया, और बहुत अहम योगदान के कारण इन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। बहुत अहम योगदान इन्होंने दिया है सोशियोलॉजी में। एक शब्द और ध्यान से सुनिए, अगस्ट काम्टे ने आरंभ इसे विज्ञान का नाम सोशल फिजिक्स रखा था, किंतु बाद में उस नाम को परिवर्तित कर दिया, उसका नाम रखा सोशियोलॉजी। प्रश्न बनता है कि पहले समाजशास्त्र का क्या नाम था? सोशल फिजिक्स था, नाम परिवर्तित हुआ, सोशियोलॉजी हुआ। किसने किया? अगस्ट काम्टे ने किया। सोशल फिजिक्स किसका नाम था, किसने दिया था? अगस्ट काम्टे ने दिया था। सोशियोलॉजी नाम किसने दिया? अगस्ट काम्टे ने दिया। तो ये दो और महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहां पे कुछ स्टेटमेंट उनके हैं, कुछ कथन। समाजशास्त्र के जनक कहते हैं, फ्रांसीसी दार्शनिक हैं, सामाजिक सिद्धांतकार हैं, जिन्हें समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में समाजशास्त्र का अनुशासन की स्थापना का श्रेय भी जाता है अगस्ट काम्टे को। काम्टे महोदय प्रबुद्धता और वैज्ञानिक क्रांति से प्रभावित थे। उन्होंने मानव व्यवहार और सामाजिक संरचना के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति को लागू किया, उसकी मांग किया। तो आप ये भी कह सकते हो, वैज्ञानिक पद्धति दिया किसने? अगस्ट काम्टे ने दिया था। उनका मानना था अगस्ट काम्टे महोदय का कि समाजशास्त्र जो है, अगस्त काम्टे, हाँ अगस्ट काम्टे, अनुभवजन्य टिप्पणियों पर आधारित होना चाहिए।
अनुभवजन मतलब एक्सपीरियंस बेस्ड होना चाहिए सर। और इसका लक्ष्य ये था कि समाज का समझना है और उसको सुधारना है, तो एक्सपीरियंस होना अत्यंत आवश्यक है, अनुभव पर कार्य होना अत्यंत आवश्यक है। कोई चीज हम समझ सकते हैं तब जब कोई चीजें हम फील्ड में उतर के वो काम करेंगे, उसके बारे में हम उसे तब सुधार सकते हैं जब हम फील्ड में उतर के काम करेंगे। तो ज्यादातर बेसिकली एक्सपीरियंस बेस्ड यानी अनुभव पर जो आधारित चीजें रही थी समाजशास्त्र की, वो समाजशास्त्र में अगस्त कामटे महोदय की ही रही थी। अगस्त कामटे महोदय ने कहा है कि समाजशास्त्रियों से बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने कहा, जिसमें से एक इस्माइल दुर्खिम भी शामिल थे। इन्होंने समाजशास्त्र में कई प्रमुख अवधारणा और सिद्धांतों को विकसित किया है। हालांकि हम एमिल दुर्खिम के बारे में बात करेंगे आगे आने वाले टाइम में, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन ये भी है। तो समाजशास्त्र में बहुत सारे विद्वान हैं, हम केवल उन्हीं विद्वानों के बारे में पढ़ेंगे जो हमसे DSSS भी पूछता है। क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हो आप लोग कि किन किन अर्थशास्त्रियों के बारे में पूछा है। जो मैं ये नहीं कि उसी प्रश्नों को देखना है, उनके ऑप्शन वालों को भी देखना है। मैंने जो विद्वानों का नाम लिया उनके ऑप्शन वालों को भी लिया है। आगे बात करेंगे। समाजशास्त्र के क्षेत्र में कामटे ने महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई है। प्रत्यक्षवाद की अगर अवधारणा कोई देता है, अगस्त कामटे देते हैं। पेपर में यह भी सवाल बनता है, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने विकसित किया? अगस्त कामटे ने विकसित किया। समग्र रूप से समाज को समझने के लिए महत्वपूर्ण बल दिया है अगस्त कामटे ने। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए दृष्टिकोण को शामिल करता है और जो मानव स्थिति को बेहतर समझने में सहायता करता है। आज अगस्त कामटे व्यापक रूप से आधुनिक समाजशास्त्र के अग्रदूत कहे जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, एक और, समाजशास्त्र के अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो अगस्त कामटे को कहा जाता है। समाज में अगर बात करें एक और सामाजिक विचार के इतिहास का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में पहचाना अगर किसी को गया है तो वो अगस्त कामटे को पहचाना गया है। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अगस्त कामटे महोदय के बारे में अगर सवाल अगर बनता है तो ये मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बनेगा कि आधुनिक समाजशास्त्र के अग्रदूत कौन है। ये बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, मैं चाहूंगा इसे नोट करिएगा अपनी कॉपी पर। अगस्त कामटे हैं, ये परीक्षा में पूछा भी जा सकता है आप लोगों से। अब देखिए, समाजशास्त्र में उत्पत्ति पर बात करेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। पहले तो हम थोड़ा सा विचार करने वाले हैं, सोशियोलॉजी दो भाषाओं में मिलकर बनी हुई है। सोशियोलॉजी के जो शब्द है वो दो भाषाओं से मिलकर बनी हुई है, तो मैं यहां पे नोट करना चाहूंगा। ठीक है, ये जो सोशियोलॉजी आप देख रहे हैं ये बेसिकली जो है दो भाषाओं से मिलकर बना है। सबसे पहली बात, एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, जॉन स्टुअर्ट मिल। मैं नाम बात करने वाला हूं किसके बारे में? जॉन स्टुअर्ट मिल, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन ये भी है समाजशास्त्र में। ठीक है, इन्होंने समाजशास्त्र को दो भाषाओं की अवैध संतान कहा है। समाजशास्त्र को इन्होंने क्या बोला है? दो भाषाओं की अवैध संतान कहा है। ठीक है, एक शब्द ये आपको ध्यान रखना होगा। और इसी के स्थान पर प्रयोग इन्होंने जो किया वो शब्द था इथियोलॉजी। क्या शब्द था? इथियोलॉजी। ETHOLOGY, इथियोलॉजी शब्द का प्रयोग करने का सुझाव दिया और अधिकांश विद्वान इसको जो क्या कर दिए? बिल्कुल सही जवाब, अस्वीकार कर दिए थे, अस्वीकार कर दिए थे। ठीक है, तो ये शब्द भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा समाजशास्त्र के शब्दों में। ठीक है, अच्छा, समाजशास्त्र बेसिकली आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र शब्द से उत्पत्ति एक ग्रीक और लैटिन भाषा से हुई है। क्या आपको मालूम है? प्लीज, मैं बताता हूं फिर। सर। हाँ, एक यहां जो दो भाषाएं थी उन दो भाषाओं को जानना भी हमारे लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है। लैटिन भाषा में अगर हम बात करते हैं सोशियोलॉजी को, तो इसको बोला गया सोशियस। सोशियस जिसका अर्थ क्या होता है? समाज होता है। अर्थ क्या बनता है? समाज। भाषा लैटिन है। दूसरी बात करते हैं तो वो है ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा में क्या शब्द आता है? लोगस, जिसका अर्थ बनता है शास्त्र। ऑब्लिक करके लिख लीजिए, अध्ययन। अध्ययन। अब दोनों को आप अगर शाब्दिक अर्थ निकालेंगे, शाब्दिक अर्थ अगर आप निकालते हैं तो समाजशास्त्र का अध्ययन कह सकते हो, समाज, हाँ, या तो आप समाज का विज्ञान कह सकते हो। समाज का अध्ययन या आप विज्ञान भी बोल सकते हो।
या आप समाजशास्त्र भी बोल सकते हो। ठीक है, ये उसका बेसिकली बनता है। अब देखो सवाल कैसे आप पेपर में पूछेगा, इससे परीक्षा में सवाल बनता है। क्वेश्चन नंबर समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी शब्द लिया गया है ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी लैटिन एवं ग्रीक, ऑप्शन डी अंग्रेजी। बताइए ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी लैटिन और ग्रीक। तो एक सवाल इस तरीके से बनाया जाएगा, आप इसे ध्यान देखिए। मैं बता दूं DSSB में आप लोगों से क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, वो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 80% फैक्ट, 20% एप्लीकेशन बेस्ड होगा। तो मैं आपसे कहूंगा ज्यादातर आप फैक्ट पे फोकस करिएगा। ठीक है, यही बता दिया हो आपको, इस चीज को फोकस करिएगा। अगर आपको इस चीज को विश्वास ना हो तो मैं आपको बता दूं कि ESIC जी एक मिनट सर, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, एक मिनट सर। ESIC में ठीक प्रोसेस यही होगा, 80% तक के क्वेश्चंस जो होंगे फैक्ट होंगे। ये आप 10 तारीख को पेपर दे के आइएगा और देख लीजिएगा। और 20% अगर हम बात करते हैं तो वो एप्लीकेशन बेस्ड होगा। वहीं अगर हम UGC की बात करते हैं तो 80% आपका एप्लीकेशन बेस्ड होगा और 20% आपका फैक्ट होगा। 20% आपका फैक्ट होगा। ये चीज आप देख सकते हो यहां पर। ठीक है, ये बातें आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और भी चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। तो समाजशास्त्र एक महत्वपूर्ण विज्ञान है जो मानव समाज का अध्ययन करता है। इसकी उत्पत्ति बहुत प्राचीन समय से ही हुई है और सामाजिक प्रश्नों और मानवीय संगठन और सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए मानव चिंतन के विकास के साथ एकत्रित हुई है। यह समाजशास्त्रीय अध्ययन समय के साथ विकसित हुआ और विभिन्न समाजशास्त्रीय संक्रमणों, सामाजिक सिद्धांतों और तंत्रों के अध्ययन से प्रेरित भी हुआ है ना। तो मैं आपसे कहूंगा कि जो समाजशास्त्र है ये आज का नहीं, समाजशास्त्र बहुत पहले से चला आ रहा है। वो बेसिकली जब हो रहा था तो मानवीय संगठन के माध्यम से, सामाजिक प्रक्रिया को समझने के माध्यम से, सामाजिक मानव के चिंतन के माध्यम से, इत्यादि की प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जा रहा था पहले के समय में। धीरे 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 वो चीजें परिवर्तित होती रही, सिद्धांत आए, तंत्र आए, कंपोनेंट आए, है ना, बहुत सारी चीजें आई। आज समाजशास्त्र जो है एक आधुनिक समाजशास्त्र आज जो जाना जाता है वो बेसिकली व्यवसायिक के रूप में जाना जाता है। कारण यह कि वैज्ञानिक विधि भी है, क्रमबद्ध तरीका फॉलो भी होता है, कौशल भी फॉलो होता है उसमें। जो समाज कार्य की सिस्टम है टोटली बेस्ड है समाजशास्त्र में, है ना, टोटली बेस्ड है वो। अब देखिए समाजशास्त्र की उत्पत्ति मानव समाज के गहरे और समृद्ध अध्ययन की आवश्यकता से हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, IMP करिएगा इस लाइन को। समाजशास्त्र की उत्पत्ति जो है मानव समाज के गहरे और समृद्ध, समृद्ध का मतलब ग्रोथ होता है, डेवलप होता है, विकास होता है, और वो भी सर्वमुखी जो है सर्वांगीण तरीके से, चहुमुखी होता है, इसका अध्ययन होता है। तो मतलब चारों तरीके से जितने भी आयाम होते हैं समाजशास्त्र के, उन सभी आयामों में इसका क्या होता है, अध्ययन होता है। मानव समाज के विभिन्न सामाजिक समूह होते हैं, संस्था है, नियम है, ठीक है, व्यवस्थाएं हैं, तंत्र हैं, इत्यादि चीजों का अध्ययन करके समाजशास्त्रीय विद्यार्थियों के उनके बीच जो संबंध, प्रक्रिया, संगठन और व्यवहार को समझने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो ये सब रीजंस रहते हैं। जब अध्ययन है, संस्था है, नियम है, व्यवस्थाएं हैं, तंत्र हैं, इन सब का अध्ययन करोगे आप तो आप किसी न किसी व्यक्ति को या समाज को आप क्या करेंगे, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। समाज जो है पॉजिटिव के दृष्टिकोण में जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना होगा। आगे देखिए, मैंने अभी आपसे बात भी किया है, लैटिन भाषा में सोशियोस कहा जाता है, ग्रीक भाषा में लोगस कहा जाता है, जिसका अर्थ अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर शास्त्र है, अध्ययन है। समाजशास्त्र का जो शाब्दिक अर्थ बना, समाज शास्त्र बना या अध्ययन बना या समाज का विज्ञान बना, आप ऐसा बोल सकते हो। इस स्लाइड में मैंने भी पीछे बताया है, वही चीजें यहाँ पर रिपीट हो गई। ठीक है, अब ये सवाल था, मैंने आप लोगों से पूछा था, आप लोगों ने बता भी दिया था, इसका सही जवाब ऑप्शन सी आएगा। आगे देखिए, अब यहां से भी कुछ पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, अब फैक्ट के रूप में रहेंगे, इसलिए प्लीज आप जरूर नोट करिएगा। ठीक है, एक विषय के रूप में समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन जो है येल विश्वविद्यालय अमेरिका में सन 1836 में हुआ था। बात को ध्यान रखिएगा, पॉइंट के रूप में नोट करिएगा प्लीज, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले जो है समाजशास्त्र का जब अध्ययन हुआ तो वो येल विश्वविद्यालय अमेरिका में हुआ था।
1836 में शुरू हुआ था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 1889 फ्रांस में हुआ। अगर हम बात करते हैं समाजशास्त्र का पोलैंड में तो 1924 में हुआ। मिस्र में बात करते हैं तो 1924 में हुआ। स्वीडन में बात करते हैं तो 1947 में हुआ। श्रीलंका की बात करते हैं तो 1954 में हुआ। ठीक है, इनमें जो है रंगून विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन जो है शुरू हो गया था। तो आप देख सकते हो बेसिकली कुछ मैंने यहाँ पे कंट्रीज ले लिया है, जैसे अमेरिका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमेरिका को ध्यान रखें। बाकी तो आप यहाँ नीचे भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि फ्रांस का 1989 में हो जाएगा, पोलैंड का 1924 हो जाएगा, मिस्र का भी वही हो जाएगा, स्वीडन का 1947 हो जाएगा और श्रीलंका का आपका हो जाएगा 1954 हो जाएगा। प्लीज आप इसे भी जरूर ध्यान रखें। समाजशास्त्र यहाँ पे जो है ये वर्ष किन किन वर्षों में ये चीजें जो है डेवलप होकर आई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। समाजशास्त्र में अगर हम बात करें तो कुछ विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अपनी परिभाषाओं को भी रिप्रेजेंट किया है, प्रस्तुत किया है। तो मैं चाहूंगा कि उनकी परिभाषाओं को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखें। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यार्ड के बारे में। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। ये बात किसने कहा है? तो वार्ड महोदय ने कहा है। इस बात को आप लोग प्लीज ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, समाजशास्त्र का जो अध्ययन, जो परिभाषाएं हैं, वो बेसिकली अगर हम बात करते हैं ऑगस्ट काम्टे के बारे में सबसे पहले, क्योंकि बहुत पुराना विद्वान है इसलिए हमें उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना जरूरी है। इनका कहना है समाजशास्त्र जो है, समाज शास्त्र जो है सामाजिक व्यवस्था तथा प्रगति का विज्ञान है। प्रगति का विज्ञान है। यह स्टेटमेंट किसने कहा है? तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, यह स्टेटमेंट ऑगस्ट काम्टे का है। किस विद्वान ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है? तो आप कहिएगा ऑगस्ट काम्टे ने कहा यह बात, बस आपका ये जवाब करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब समाजशास्त्र की परिभाषाओं को विभक्त किया गया तो उन परिभाषाओं को 5 प्रमुख श्रेणियों में डिवाइड किया गया। परिभाषाएं भी श्रेणी में डिवाइड की गई हैं। परीक्षा में सवाल बनता है कि ये श्रेणी का कौन विद्वान है, इस श्रेणी का कौन विद्वान है, इस श्रेणी की परिभाषाएं क्या हो सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, 5 श्रेणियां पहले कौन कौन सी हैं उनको जान देना अत्यंत आवश्यक है हम सबके लिए। जैसे सबसे पहला था, पहली जो श्रेणी में डिवाइड हुआ वो था समाजशास्त्र। वो पॉइंट था समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। ये बेसिकली क्या है? ये पहला एक डिफाइंड समाजशास्त्र के रूप में। अब इनमें बता दूं मैं आपको, यह विद्वान जो अभी आपने पढ़ा है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, ये यही वार्ड जो है समाजशास्त्र समाज का अध्ययन का ही एक प्रकार का वार्ड था, वार्ड की परिभाषा थी। तो मैं आपसे कहूंगा आप लिख लीजिए लिस्टर, इनका पूरा नाम क्या है? लिस्टर एफ वार्ड, है ना, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, DSSB थोड़ा सा डीप में भी जाता है इसलिए पूरा नाम को भी याद रखना अत्यंत आवश्यक है। पहला विद्वान। दूसरे विद्वान की बात करें तो ओडम है। इसमें दूसरा विद्वान क्या है? ओडम है। तीसरे विद्वान की अगर हम बात करते हैं तो वो गिडिंस है। क्या है? गिडिंस महोदय हैं। इनका पूरा नाम है FH गिडिंस, FH गिडिंस। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक नाम आता है जिसबर्ट। ये 4 ऐसे विद्वान रहे हैं जो समाजशास्त्र समाज का अध्ययन किया। तो ये पहले टाइप में था। इनकी परिभाषा अभी एक लाइन की है, सिंपल शब्दों में आप चाहो तो याद कर सकते हो। वार्ड महोदय समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है जी। जिसबर्ट, ठीक है। और गिडिंस महोदय क्या कहते हैं? समाजशास्त्र जो होता है ना, समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन करता है ना, समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या करेगा। किस रूप में? क्रमबद्ध तरीके से वर्णन और व्याख्या करेगा, ये गिडिंस है। ओडम क्या कहते हैं? ओडम कहते हैं समाज का जो अध्ययन है, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करेगा, यानी समाज का अध्ययन। यहां केवल कीवर्ड को ध्यान रखिएगा, समाज का अध्ययन ही इनका परिभाषा है। लेकिन वार्ड महोदय का जो परिभाषा था वो समाज का विज्ञान है, अध्ययन नहीं है, समाज का विज्ञान है। इनका क्या था? समाज विज्ञान है। ठीक है। और जिसबर्ट महोदय क्या कहते हैं? समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। समाज को जो है, समाज को विज्ञान के रूप में दिया था, विज्ञान के रूप में दिया था। बस ये 4 परिभाषाएं आपका यहां पर भी इजीली जो है हो गई। ठीक है, आप चाहो तो इसके बारे में इसकी 3 नोट्स वगैरह मिलेंगे, आप निश्चिंत रहे, आपके सारे PDF में लिखा हुआ है। फिर भी लेकिन आपको ध्यान रखना होगा,
लिखने से क्या होता है, वो चीजें थोड़ी सी जल्दी याद होती है, इसलिए चाहो तो अपने कॉपी पर आप नोट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा था समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है, प्लीज बताइए। सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, ठीक है। अब इसमें किन विद्वानों का नाम आता है, नंबर 1 शाबाश, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। मैकाइवर एंड पेज का नाम सबसे हम शीर्ष पे रखेंगे। नंबर 2 बताइए। क्यूबर, रोज, उसके बाद सीमेन, और एक और विद्वान चाहो तो आप नोट कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सीमेल के बाद ग्रीन। ये वो विद्वान हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से पूछे जाए हैं, एग्जाम में आए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मैकाइवर पेज का, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में इन्होंने कहा है कि संबंधों का इस जाल को हम समाज कहेंगे, तो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है ना। तो समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, संबंधों का जाल है, मतलब रिलेशन जरूर होगा, ठीक है। पहला पॉइंट। क्यूबर महोदय की बात करें तो इन्होंने कहा है कि मानव संबंधों का ज्ञान है। अब देखो ये बात को समझते चलेगा, इन्होंने कहा मानव संबंधों के वैज्ञानिक ढांचे के रूप में। तो बेसिकली समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में इनका कहना है कि समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान के ढांचे के रूप में परिभाषित किया। तो यहां मानव संबंध इन्होंने रिलेट कराया था। रोज महोदय ने भी किस तरीके से रोज महोदय ने कहा कि समाज शास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है, बस। सीमेल महोदय की बात करते हैं, इनका कहना है सीमेल महोदय कि समाजशास्त्र जो है मानवीय अंतर संबंधों का है, मानवीय अंतर संबंधों का है, संबंधों का स्वरूप है। वह रूप में अगर हम बात करें तो नाम हमें देखने को मिल जाता है किसका, सीमेल का। ये परिभाषा है 4, ये ग्रीन को छोड़ दीजिए, ठीक है। ये आपको 4 ऐसे विद्वान यहां पर मिल जाएंगे जो इंपॉर्टेंट बन जाएंगे आपके लिए, ठीक है। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। स्टेटमेंट क्या बोले सर, समाजशास्त्र मानव संबंधों का, हाँ, अंतर संबंधों का स्वरूप है। सीमेल मानवीय अंतर संबंधों का मतलब समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूप का विज्ञान है, स्वरूप का विज्ञान है। और रोज महोदय का जो स्टेटमेंट है समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। तो अभी आपने जो 4 देखे थे, किस परिप्रेक्ष्य में आपने देखा था, समाजशास्त्र समाज का अध्ययन के रूप में, ओडम, वार्ड, जिस्बर्ट और गिडेंस। वहीं आपने देखा संबंधों के परिप्रेक्ष्य में मैकाइबर, क्यूबर, रोज और सीमेल का। अब हम बात करने वाले हैं तीसरे पॉइंट को। तीसरा पॉइंट हमारे सामने आ रहा है, तीसरा है ना ये, प्लीज आप भी बताते रहिए। हाँ, तीसरा जो था समाजशास्त्र जो था, ग्रीन को छोड़ दीजिए, ग्रीन यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है ना। सामाजिक जीवन, घटनाओं। सर अगर इसमें ऐसा प्रश्न बनता है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, अभी एक वैज्ञानिकों का नाम आ गया तो कौन सा हम सही? अभी एक मिनट, अभी मैं आपसे बात करने वाला हूं बीपी सर, भगवती जी। अभी क्वेश्चन करूंगा, प्लीज एक बार इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन करूंगा, जो आपके मन में डाउट है अभी वो भी क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट होगा। अभी क्वेश्चन करूंगा। सामाजिक जीवन जो है घटनाओं, व्यवहार तथा कार्यों का अध्ययन करता है, अब देखिए इनमें किन किन विद्वानों का नाम आता है। इनमें 3 विद्वान आएंगे। तीनों विद्वान के नाम क्या हैं? जैसे सबसे पहला एक नाम आता है आगबन एवं निमकाफ, बहुत फेमस जोड़ी है ये। दूसरा विद्वान बेनेट एवं ट्यूमिन। तीसरा विद्वान यंग। अब ध्यान सुनिएगा, यहां पर आगबन और निमकाफ ने क्या बोला। इनका कहना यह था समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक पद्धति है, सामाजिक जीवन, ठीक है, का वैज्ञानिक पद्धति है।
इनकी परिभाषा थी। बेनेट और ट्यूमिन ने समाजशास्त्र सामाजिक ढांचे के, समाजशास्त्र जो है सामाजिक जीवन करिएगा, समाजशास्त्र जो है सामाजिक जीवन के ढांचे मतलब संरचना से और कार्यों का विज्ञान है, कार्यों का विज्ञान है। तीसरा यंग महोदय, समाजशास्त्र जो है, समाजशास्त्र, ठीक है, समाजशास्त्र समूह में, समाजशास्त्र समूहों में जो है मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है, मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है। देखिए इसकी पीडीएफ आपको बीपी सर मिलेगी, ठीक है, ये सब लिखा हुआ मिलेगा, टाइप हुआ मिलेगा, आप निश्चित रहे। यहां पर इस तरीके से मैं बता रहा हूं ताकि आपको वो चीजें याद हो, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, ठीक है। बाकी वो पीडीएफ है आपके पास। तो अगर मैं बात करूं, यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो अभी आपने देखा किस किस रूपों में, आपने एक पार्ट देखा परिभाषा समाज का अध्ययन के रूप में, दूसरा आपने देखा सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, तीसरा आप जो देख रहे हैं इस समय वो देख रहे हैं आप लोग जीवन, सामाजिक जीवन, घटना, व्यवहार और कार्यों के अध्ययन के रूप में। तो अकबर ने कहा सामाजिक जीवन ही वैज्ञानिक पद्धति है, सामाजिक जीवन के ढांचे और कार्य का विज्ञान है वो समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र समूहों के में जो है मनुष्यों के व्यवहारों का अध्ययन करेंगे वो समाजशास्त्र है। ये तीसरा टाइप था आपके सामने। उसके बाद हम बात करेंगे नंबर 4th पॉइंट पर। अब 4th पॉइंट में कौन कौन से नाम आएंगे वो भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आप ध्यान से सुनते जाइए जी। जो आगमन और उनको कब कितने हैं, तो दोनों जेंट्स है या लेडीज था? अरे भाई दोनों जेंट्स हैं, अकबर और निमकाफ, ठीक है, दोनों जेंट्स हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 पे बात करेंगे। पॉइंट 4 में बात करेंगे तो सामाजिक समूहों का अध्ययन, सामाजिक समूहों का अध्ययन। इसमें एक विद्वान का केवल नाम आता है और वो भी किसका? जॉनसन का। क्या परिभाषा बनेगी? समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है बताइए? सामाजिक समूहों का अब विज्ञान है बस। और एक बनेगा आपका यहां पे 5th वाला, और वो बनेगा अंतर क्रियाओं का अध्ययन है। समाजशास्त्र जो होता है वो अंतर क्रियाओं का अध्ययन होता है, अंतर क्रियाओं का अध्ययन। इसमें किसका नाम आएगा? केवल एक विद्वान का नाम आएगा। नाम बताना चाहेंगे अंतर क्रियाओं का? मोरिस, ठीक है, गिन्सबर्ग, ठीक है, गिन्सबर्ग। इनका कहना है समाजशास्त्र जो है अंतः क्रियाओं और अंतः संबंधों की दशा का परिणाम है। तो मैं नोट करूंगा अंतः संबंध प्लस में अंतः क्रिया, अंतः क्रिया है ना, उनकी दशाओं प्लस में परिणामों का अध्ययन है। बस हो गया परिभाषा, ठीक है। अब देखिए बीपी सर क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, एक बार क्वेश्चन करें। अब 2-3 क्वेश्चन करेंगे, आप समझ जाओगे। प्लीज बताइए, करें क्वेश्चन? ओके, चलिए मैं अब आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा, आपको बहुत ध्यान से जवाब देना होगा इसमें, ठीक है। चलिए पहला सवाल हमारे सामने है, कहेगा आपसे क्वेश्चन नंबर 1, समाजशास्त्र समाज का अध्ययन निम्न में किस विद्वान को, है ना, विद्वान को शामिल नहीं किया गया है, नहीं किया गया है? ऑप्शन ए आपके सामने ओडम, ऑप्शन बी जिसबर्ट, ऑप्शन सी जॉनसन, ऑप्शन
डी आपका बन जाएगा, ऑप्शन डी आपका बन जाएगा वार्ड। प्लीज आप बताइए कौन सा विद्वान इसमें शामिल नहीं है? जॉनसन। जॉनसन शामिल नहीं है। जॉनसन तो है। जॉनसन जॉनसन नहीं, जॉनसन इसमें नहीं आएगा। समूह में है। हाँ, जॉनसन महोदय इसमें नहीं आएंगे। जॉनसन महोदय आएंगे सामाजिक समूहों का अध्ययन में आएंगे। सामाजिक समूहों में अध्ययन आएंगे। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न और, दूसरा प्रश्न आपके सामने। सवाल आपसे यह कहेगा कि निम्न में बताइए, निम्न में सामाजिक संबंधों का अध्ययन, निम्न में सामाजिक संबंधों का अध्ययन में किस वैज्ञानिक का दृष्टिकोण माना जाएगा? दृष्टिकोण माना जाएगा। ऑप्शन ए आपके सामने सामाजिक संबंधों के अध्ययन में है, इसलिए बात को ध्यान रखिएगा, आगबन। ऑप्शन बी यंग। ऑप्शन सी जॉनसन। ऑप्शन डी मैकाइवर एंड पेज। मैकाइवर एंड कारण ये था सामाजिक संबंध। बहुत बढ़िया, कीवर्ड है ये कीवर्ड है। ठीक है, एक और परिभाषा करते हैं, एक और क्वेश्चंस लेते हैं, है ना। उस क्वेश्चन को भी हम लोग ध्यान से देंगे जवाब उसका। सवाल हमारे सामने रहेगा समाज शास्त्र, समाज शास्त्र। ठीक है, अंतर क्रियाओं समूहों का अध्ययन है डैश। ऑप्शन ए मॉरिस। ऑप्शन बी जॉनसन। ऑप्शन सी बेनेट। ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी रोज। बताइए। समूह भी बोला है। इसमें सवाल आपको ध्यान रखना है, सवाल इसमें ध्यान रखना है, सवाल आपके सामने है कि समाजशास्त्र अंतःक्रिया समूहों की, तो अंतःक्रियाओं के समूहों के अध्ययन में जो नाम आएगा वो बेसिकली नाम आएगा मॉरिस का, ना कि जॉनसन का। ठीक है, जॉनसन सामाजिक समूह अगर मैं कर देता अंतरक्रिया के बजाय तो वहां पे आपका सही हो जाता है ना। तो इस तरीके के जो है प्रश्न आपको इर्द गिर्द जो है परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। एक बार वीपी सर बताइए जरा, क्वेश्चन ये समझ में आपको आ गया है? नहीं सर, ये वाला नहीं आ रहा, ये तो मैं ढूंढ रहा था। अभी भी नहीं समझ में आया। ये वाला ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो भी आपने बताया था, इसको दोबारा से देखिए सर, यह जो परिभाषा आपके सामने यहाँ पे आप देख रहे हैं सर, ये परिभाषा बेसिकली आप जो ढूंढ रहे होंगे वो अंतरक्रियाओं का अध्ययन ढूंढ रहे होंगे। मैंने यहाँ पे अंतरक्रियाओं का समूह लिख दिया है, ये समूह लिख दिया है। समूह की वजह से आप यहाँ पे कंफ्यूज। देखिए, अंतःक्रियाओं का जो अध्ययन हो रहा है तो समूह में भी होगा। कारण केवल एक कीवर्ड था, वो अंतरक्रिया थी। अंतरक्रिया, ठीक है, अंतरक्रिया। समूह में मतलब जैसे सामाजिक समूह कहता मैं, अगर यहाँ पे मैं अंतरक्रिया के बजाय क्या नाम डाल देता, सामाजिक डाल देता, तो नाम यहाँ पे परिभाषा बदल जाती, तब नाम आ जाते जॉनसन महोदय। जॉनसन, हाँ, तब जॉनसन महोदय आ जाते हैं। ठीक है, वहां पे ठीक है, यहाँ केवल मैंने शब्द को बदला है बस, समूह। ठीक है, अब देखो कार्य जो होगा आपका समाजशास्त्र का समूह में होगा तो वो चीजें रिलेट होती हैं। प्रश्न जब बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं तो आपको वहां पे रिलेट किया जाता है कि भाई ये बंदा यहाँ पे जो है अगर फिट है तो क्या वो समूह में काम कर सकता है, तो समूह में भी अंतरक्रिया होंगी। अब ऐसा थोड़ी कि केवल समाज में ही अंतरक्रिया है, व्यक्ति के साथ ही कोई अंतरक्रिया नहीं भी। जब समूह में काम आप कर रहे हो तो समूह में भी जो समूह के सदस्य हैं उनका भी अंतरक्रियाएं होंगी, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे केवल समूह को देने की वजह से आप लोगों को कंफ्यूज किया है। बाकी प्रश्न का पैटर्न वही है, मेन कीवर्ड है यहाँ पे अंतरक्रिया, है ना, ये मेन पॉइंट है आपका। ठीक है सर? हाँ, बस इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये है समाजशास्त्र का कुछ परिभाषाएं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा।
ठीक है, ये अगस्त कामटे महोदय जी का बारे में भी आप लोग काफी ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, उन्होंने अतीत की घटनाओं का अध्ययन किया है, इतिहास, आर्थिक क्रियाओं इत्यादि का अध्ययन किया है और समाजशास्त्र में अगस्त कामटे महोदय। और नाम परिवर्तित कब किया था? फिजिक्स, सोशल फिजिक्स से समाजशास्त्र कब बनाया था? कब बनाया था? प्लीज एक बार क्वेश्चन बताइए, इसका जवाब मैं क्वेश्चन कर देता हूं यहीं पर, बताइए। 1838। बिल्कुल 38 ऑप्शन यहाँ पे जो क्वेश्चन का रहेगा, ठीक है, वो रहेगा 1838। ये 1838 जो नाम आप देख रहे हैं, ये बदलकर नाम किया गया था समाजशास्त्र। उससे पहले क्या नाम था? सोशल फिजिक्स, भौतिकी, सामाजिक भौतिकी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा थोड़ा सा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा भारत के परिप्रेक्ष्य में। एक मिनट, अब आते हैं पीडीएफ में, हो सकता है यहाँ पे देखिए, गिडिंस की परिभाषा है, मैक्स वेबर की परिभाषा, जिन्सबर्ग की परिभाषा। ये परिभाषाएं हैं जो मैंने सिचुएशन में नहीं लिखा, बाकी क्रम में यहाँ पे दर्शा दिया है ना, परिभाषाओं को। ठीक है, तो पहले बार भारत के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, फिर समाजशास्त्र की विशेषता पर बात करते हैं, है ना, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे परीक्षा में भारत के परिप्रेक्ष्य से एक प्रश्न तो आना तय है। DSSB में इस स्लाइड से जो बताने जा रहा हूं, एक सवाल आएगा जरूर आपसे। पहला पॉइंट समझने का प्रयास करिएगा, भारत में समाजशास्त्र जो है वास्तविक शुरुआत मुंबई विश्वविद्यालय से मानी जाती है। भारत में अगर समाजशास्त्र की अगर जो शुरुआत हुई है तो वो कहां से हुई है? तो मुंबई से हुई है। कहां से हुई है? मुंबई से हुई। और यहां अगर मैं बात करूं तो सन 1919 में आपने नाम सुना होगा पेट्रिक गोडिन्स का नाम। इनकी अध्यक्षता में ही समाजशास्त्र विभाग की शुरुआत हुई थी। इनकी अध्यक्षता में समाज शास्त्र का विभाग जो है ओपन हुआ था, यानी खुला था। ठीक है, और इसी प्रकार भारत में कई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन जो हो गया वो स्टार्ट हो गया। तो कुछ नाम प्लीज भारत के समाजशास्त्रियों को ध्यान में रखना होगा। वो भारत के समाजशास्त्री कौन कौन से हैं यहां नोट करता हूं। आने वाले समय में आप इनके बारे में जब भी मुझसे पढ़ेंगे तो उनको बारे में जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट विद्वान है वो सभी। एक नाम आता है SC दुबे। क्या नाम आता है? SC दुबे। दूसरा MN श्रीनिवास। तीसरा GS घुरे। तीसरा KM कपाडिया। KM कपाडिया। नेक्स्ट कपाडिया। नेक्स्ट PH प्रभु। नेक्स्ट DN मजुमदार, बहुत फेमस पर्सन है ना, जाति में पढ़ेंगे आप इनके बारे में। नेक्स्ट उसके बाद AR देसाई। राधा कमल मुखर्जी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, राधा कमल मुखर्जी। योगेंद्र सिंह, UGC में आए हुए हैं, योगेंद्र सिंह। ठीक है, DK करवे, इरावती करवे। AK शरण। ठीक है, ये कुछ विद्वान है सिराज जी। ठीक है, इनको आप लोगों को ध्यान में सभी बच्चों को रखना होगा। आने वाले समय में हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा चीजें पढ़ेंगे और ये सभी जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, इनके बारे में हमें ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए, यहां पे अगर हम बात करते हैं तो समाजशास्त्र की विशेषताएं, बेसिकली समाजशास्त्र की परिभाषा और प्रकृति से हमें विशेषताओं के बारे में पता चलता है। किससे विशेषताएं कैसे पता चलती है हमें?
विशेषताएं जो हमें पता चलती है वो परिभाषा से और उसके नेचर से। नेचर का मतलब क्या होता है? प्रकृति। ठीक है, तो समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है, आप सबको पता हो गया, जिसकी प्रकृति विज्ञान की एक संपूर्णता या पूर्णता वैज्ञानिकता के रूप में रखा गया। तो समाजशास्त्र समाज के अध्ययन से संबंधित है, समाज के अध्ययन से संबंधित है। समाजशास्त्र मानव ज्ञान की वह शाखा है जिसमें सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं के कारण परिणामों के संबंध में जानकारी दी जाती है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है, यह विशेषता है। समाज जो है एक सावयव है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इस पे बात करेंगे। सावयव दो शब्दों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया, एक बाहरी है, एक आंतरिक है। समाजशास्त्र विज्ञान या समाजशास्त्र मानव की वह शाखा है जो समाज का एक समग्रता के रूप में अध्ययन करता है। उस प्रक्रिया में जब समग्रता आता है, संपूर्णता आता है, गेस्टाल्ट आता है, तो नाम रिलेट होता है सावयव, नाम रिलेट होता है सावयव। प्लीज आप जरूर इसके बारे में जरूर ध्यान में रखेंगे। सावयव क्या है? सावयव क्या है? प्लीज एक बार अपने विचारों को जरूर प्रकट करें। अंग सहित, सावयव का मतलब क्या होता है? अंग सहित। ठीक है, सावयव का तात्पर्य जो बनता है वो जटिल समाजों के लक्षण से बनता है। कहने का तात्पर्य अगर हम बात करते हैं किसी चीज की ओरिजिन करना सावयव कहलाता है। और अंग सहित जब बात करेगा तो एक कोई प्रक्रिया अंतः क्रिया अगर होगी तो बाहरी परिप्रेक्ष्य में होगी, तो एक कोई अंतः क्रिया होगी तो वो आंतरिक परिप्रेक्ष्य में होगी, है ना। तो आगे मिलेगा आपको, लेकिन यहां पे दो शब्द आ गया तो मैंने सावयव का मीनिंग समझा दिया आपको। तो क्यों कहा कि ये विशेषता है? इसलिए विशेषता है कि समाजशास्त्र एक बाहरी परिप्रेक्ष्य में भी हो सकता है, समाजशास्त्र का अध्ययन आंतरिक परिप्रेक्ष्य में भी हो सकता है। और टोटल अगर मैं मिला के कहूं बात, तो समग्रता के रूप में तो रख ही सकते हो आप। तो समाज का एक समग्रता के रूप में अध्ययन करता, वही प्रक्रिया सावयव कहलाती है। ठीक है, यह बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, और भी विशेषताएं हैं, और विशेषताओं की बात करेंगे। इसके अंतर्गत मानव प्रकृति का अध्ययन होता है। काम्टे ने नैतिकता के समाज को सर्वोच्च प्रगति के रूप में स्वीकार किया था। समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों का अध्ययन होता है, यह बात आपको पता है पहले से, और इसके बारे में अगर कोई डीपली चर्चा करता है तो मैकाइवरन पेज करता है। समाजशास्त्र जो है संबंध मानव जीवन से संबंधित है, तो समाजशास्त्र मानव की अंतः क्रिया और अंतः संबंधों का अध्ययन करेगा। और समाजशास्त्र उन क्रियाओं का अध्ययन करता है जिसमें से अंतः क्रियाओं का और अंतः संबंधों का उत्पन्न होता है। जैसे कि परिभाषा में अभी आप लोगों ने देखा है, तो वही प्रक्रिया आप यहाँ पे मैंने शुरुआत में बता दिया, उसकी नेचर और उसकी परिभाषा को रिलेट कराओगे तो आपको विशेषताएं स्पष्ट हो जाएंगी। समाजशास्त्र जो है सामाजिक घटनाओं का शास्त्र माना जाता है, बिल्कुल बात करेक्ट है ये, है ना। नेक्स्ट, काम्टे ने कहा कि समाजशास्त्र की जो है वैश्विक विज्ञान माना है। इसके माध्यम से जो साकारवाद है, प्रत्यक्षवाद है, उसकी प्रतिस्थापना करना चाहता है। तो प्रत्यक्षवाद, साकारवाद दोनों शब्द रिलेट करता है अगस्त काम्टे, इंपॉर्टेंट शब्द है। समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र जो है सामाजिक समूह माना जाता है। समाजशास्त्र में उन क्रियाओं या उन प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है, ठीक है, जो क्रियाएं प्रगति मतलब जो क्रियाएं संचालित होती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली समाजशास्त्र का जो था रिप्रेजेंट किया गया था एक प्रकार से परिभाषा और विशेषताएं। अब बात करते हैं समाजशास्त्र के बारे में, उसके विषय क्षेत्र के बारे में। प्लीज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं आप लोगों से चाहूंगा कि इन तथ्यों को आप अवश्य ध्यान में रखें, इन तथ्यों को आप अवश्य ध्यान में रखें। क्या आप मुझे बताना चाहेंगे ये परिप्रेक्ष्य क्या हो सकता है? प्लीज, मैं आप लोगों से जिक्र जो कर रहा हूं इस समय वो समाजशास्त्र के विषय पर बात कर रहा हूं। अब विषय क्या है, एक बार जरूर मेरी बातों को बड़ा ध्यान सुनिएगा, फिर मैं आगे इस पर बातचीत करता हूं। देखिए, जब इसके क्षेत्रों पर बात हुई, किसके? समाजशास्त्र के, तो उनके जो क्षेत्र रिप्रेजेंट किए गए तो कुछ संप्रदाय के रूप में किए गए। यही समझिएगा, क्षेत्रों का जो तात्पर्य बना वो विज्ञान से तक तो फैला था, लेकिन वो संप्रदाय को रिलेट कराया गया। वो किसको रिलेट कराया? संप्रदाय को। बार बार रिपीट कर रहा हूं संप्रदाय शब्द, तो इसको जरूर ध्यान में सुनिए, है ना। तो इस संप्रदाय को दो तरीके में बांटा गया। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में तो बहुत विवाद है, लेकिन दो विभिन्न संप्रदाय बनाए गए। एक संप्रदाय का जो नाम रखा गया उसका नाम था स्वरूपात्मक, स्वरूपात्मक। इसी को कहा गया विश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक। ठीक है, संप्रदाय, क्या बोला गया? संप्रदाय। दूसरा
दूसरा जो दूसरा था वो रिलेट कराता है समन्वयात्मक। समन्वयात्मक। अब ये दो बातें पर ही बेस्ड था इसका क्षेत्र। जो स्वरूपात्मक और विश्लेषणात्मक जो संप्रदाय था उस क्षेत्र में प्रथम संप्रदाय स्वरूपात्मकता और विश्लेषणात्मक संप्रदाय को रिलेट कराया। यथारूपेण संप्रदाय के नाम से भी इसे जाना गया, जर्मन संप्रदाय भी इसे कहा गया। तो इसके कई नाम थे, इसी को बोला गया जर्मन संप्रदाय, ठीक है। इसी को कहा गया यथारूपेण संप्रदाय, ठीक है। अच्छा, इसका कारण यह था कि इस संप्रदाय के जो संस्थापक और समर्थक थे वो ज्यादातर जर्मन के जो विद्वान थे वो लोग थे, वो समाजशास्त्री लोग थे, तो इसलिए इसको जर्मन संप्रदाय कहा गया। देखो रीजन को भी समझते चलिए। और इस संप्रदाय में नाम अगर किसी को आता है तो वो नाम कौन कौन से विद्वान आएंगे ये भी थोड़ा सा आप यहां पे नोट कर लीजिए। एक विद्वान का नाम आप पढ़ेंगे जॉर्ज मीड के बारे में, एक विद्वान के बारे में हम बात करेंगे सीमेन के बारे में, एक विद्वान के बारे में पढ़ेंगे हम लोग वीरकांत के बारे में, एक विद्वान के बारे में पढ़ेंगे एफ्टोनिच के बारे में, एक विद्वान के बारे में पढ़ेंगे मैक्स वेबर के बारे में, एक विद्वान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे मैक्स वेबर के बाद अगर हम लोग पढ़ेंगे तो रॉस, ठीक है, और बर्गेस, और बस इतना याद करिए। इतने विद्वानों के बारे में पढ़ेंगे हम यथारूपेण संप्रदाय में। समन्वयात्मक में अगर हम किसी को पढ़ेंगे, अच्छा देखिए इस चीजों को भी समझते चलिएगा साथ साथ। मैक्स वेबर के विचारों के सामाजिक क्रिया थी। मेन पॉइंट क्या था, मेन चीजें बता देना चाहता हूं मैं आपको यहीं पे। मेन पॉइंट जो था यहां पे मैक्स वेबर, तो मैक्स वेबर की जो क्रिया थी आपने सामाजिक क्रिया पढ़ा होगा। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? मैक्स वेबर ने दिया है। तो सामाजिक क्रिया का वह भाग था जो एक दूसरे के लोगों के व्यवहारों को प्रभावित होती है, वो चीजें यहां पर रिलेट होती थी मैक्स वेबर में। अब एक विद्वान अगर हम बात करते हैं तो आपने नाम सुना होगा वानविच के बारे में। वानविच क्या थे? सामाजिक संबंधों के स्वरूप को बताते थे, सामाजिक संबंधों के स्वरूप बताते थे यहां पे। अच्छा, स्वरूप का अध्ययन जब इनका मानना था तो ये सामाजिक संबंधों का इन्होंने लगभग, देखो ये कैसे ये विद्वान है जिन्होंने सामाजिक संबंधों को 6 से 50 भागों में वर्गीकृत किया था। मामूली बात नहीं, 5-6 नहीं है, 6 से 50 है, 650 है। इनके रूप में इसको जो है वर्गीकृत किया था, क्लासिफाइड किया था इसमें, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें जॉर्ज सीमेल के बारे में, इनका कहने का जो तात्पर्य था, इन्होंने अंतर्वस्तु के रूप में बांटा था समाजशास्त्र को। किस रूप में बांटा था? अंतर्वस्तु के रूप में बांटा था, ठीक है। और ये कोई भी वस्तु स्वरूप एवं अंतर्वस्तु के योग से बनती है। तो सामाजिक संबंधों पर जो चीजें लागू हो जाए वो अंतर्वस्तु के रूप में लागू हो, तो वो सीमेल का कहना था कि भैया ये समाजशास्त्र का एक प्रकार का अवधारणा थी, कॉन्सेप्ट था। तो विशेष विज्ञान का एफ्टोनिच समाजशास्त्र में आपने देखा होगा कि इन्होंने विज्ञान की श्रेणियों में ध्यान में रखते हुए पक्षपाती जैसे क्रियाओं पर बात किया, फिर भी सामाजिक संबंधों में केवल इन्होंने स्वरूप का अध्ययन किया है। एफ्टोनिच केवल और केवल स्वरूप का अध्ययन किया है, एफ्टोनिच, ठीक है। वीरकांत के बारे में, वीरकांत महोदय की बात करें अगर हम लोग, तो वीरकांत जी ने सामाजिक संबंधों के स्वरूप का जब अध्ययन किया तो इन्होंने बताया कि मानवीय संबंधों का अंतिम स्वरूप अध्ययन है, अंतिम स्वरूप का अध्ययन है, अंतिम स्वरूप का अध्ययन है। ये प्रक्रियाएं थी, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना होगा। अब बात करते हैं समन्वयात्मक में। समन्वयात्मक की जब प्रक्रियाएं संचालित होती हैं तो यहां पर भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। समन्वयात्मक में हम नाम लेंगे कुछ विद्वानों का, जैसे हम बात करें इस्माइल दुर्खिम, यहां पर इंपॉर्टेंट रहेंगे, यहां पे अगर इंपॉर्टेंट रहेंगे सेरोकिन, पीटरिम सेरोकिन, हॉबहाउस, ये ऐसे 3 विद्वान रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से समन्वयात्मक में पूछे जाते हैं, तीनों के तीनों। हॉबहाउस का कहना था बेसिकली समाजशास्त्र का मुख्य कार्य जो है विशेष विज्ञान और समाजशास्त्र का अध्ययन करने से है।
समाज पर पड़ने वाला जो प्रभाव होगा ना, वो दुर्खिम का कहना का, सॉरी, हॉबहाउस का कहना था। ठीक है, समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को समाजशास्त्री कहते हैं, समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, और ये बात हॉबहाउस कहते हैं। दुर्खिम की जो विचारधाराएं थी वो बेसिकली समाज के अधिकांश सदस्य जो हैं इसमें शामिल थे। और यहां इन्होंने एक बात कहा था, दुर्खिम, सामूहिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक प्रतिनिधित्व का कॉन्सेप्ट अगर परीक्षा में आता है तो सामाजिक प्रतिनिधित्व के बारे में दुर्खिम कहते हैं। और हम बात करेंगे, समाजशास्त्र का कार्य जो है सामूहिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र का सामान्य विज्ञान होना चाहिए, इसलिए यह कहना उचित रहेगा सामूहिक प्रतिनिधित्व के बारे में। अब बात करेंगे सेरोकिन के बारे में। सेरोकिन ने समाजशास्त्र का सामान्य विज्ञान माना था और यहाँ पे घटनाओं को वर्गों के रूप में वर्गीकृत किया था। घटना जो होती है वर्ग में होना चाहिए, यानी उसकी क्लासिफाइड होना चाहिए घटना। तो घटनाओं का वर्गीकरण के बारे में अगर बात करते हैं तो वो नाम सेरोकिन महोदय का नाम आता है। ठीक है, तो ये क्षेत्र हैं। तो मैं आज यहीं तक क्लास लूंगा आप लोगों की। कल यहीं विशेष क्षेत्रों पर, जैसे अभी मैंने बताया है आपको, जब कल आप पढ़ेंगे एक एक लाइन में ना, तो वो चीजें आप इजीली याद हो जाएंगी आप सबके। यहाँ पे देख सकते हैं संप्रदाय के निम्नलिखित टाइप के हैं। ठीक है, एक स्वरूपात्मक में मैंने नाम भी लिख दिया है। ठीक है, और अभी आपको मिलेगा समन्वयात्मक में, सारे मतलब मिलेंगे कंटेंट आपको। इन सब पर फिर मैं बात करूंगा एक एक करके। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। कोई डाउट वगैरह पूछ लीजिए। ठीक है सर, इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा सर। श्योर, ये पीडीएफ जरूर आपके ग्रुप में जाएगी, ये आपके लिए ही बनाया गया है सर। जो अभी थी सेव का भी भेज दीजिएगा सर, दोनों। ओके ओके सर, ठीक है ठीक है। 7 बजे वाला